अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम आपका हेमाटोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें सबसे पहले आरबीसी डिसऑर्डर को कवर करेंगे। अब एनीमिया को डिस्कस करने से पहले आरबीसी पे चंद बातें, जो कि आरबीसी काउंट का रेंज है तो वो 6 और एज पे डिपेंड करता है। मेल के लिए यूजुअली 4.7 टू 6.1 मिलियंस पर माइक्रोलीटर, फीमेल्स के लिए 4.2 से 5.4 तक और चिल्ड्रन के लिए 4 से 5.5 तक। इस तरह आरबीसी की जो नॉर्मल शेप होती है वो बाइकॉन्केव शेप होती है और आरबीसी में जो है आपके पास कोई ऑर्गेनेली या न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी की अगर आपके पास बहुत सारी शेप्स मौजूद हों तो उसको हम कहते हैं एनिसोसाइटोसिस, और जब बहुत सारी शेप्स मौजूद हों तो उसे हम कहते हैं पाइकिलोसाइटोसिस। अब हम आते हैं एनीमिया पे। तो एनीमिया की जो डिफिनीशन है तो डिक्रीज इन एब्सोल्यूट नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग आरबीसीज। इसमें आपका आरबीसी का काउंट, हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रेट जो है वो नॉर्मल रेंज से ड्रॉप कर दे जाते हैं। फिर डब्ल्यूएचओ का क्राइटेरिया क्या है? मेन के लिए है एज लेस देन 13 और वुमेन के लिए है लेस देन 12। इस तरह चिल्ड्रन के लिए ये क्लासिफिकेशन है कि अगर आपका बच्चा 6 मंथ से लेकर 59 मंथ्स तक हो तो कट ऑफ 11 है, और अगर 5 ईयर से 11 ईयर तक हो तो कट ऑफ 11.5 है, और अगर 12 ईयर से लेकर 14 ईयर तक हो तो कट ऑफ जो है वो लेस देन 12 है। फिर एनीमिया को हम क्लासीफाई करते हैं। अब आपने पेशेंट को डायग्नोस कर दिया कि सीबीसी पर कि उसका एज भी कम है एंड ही इज एनीमिक, तो फिर उसके बाद आप सबसे पहले आरबीसी इंडिसेस को चेक करते हैं। उसमें आप क्या चेक करते हैं? एमसीवी। तो एमसीवी आपका बेस्ट पैरामीटर है क्लासिफिकेशन के लिए। तो हम साइज और मॉर्फोलॉजी के बेस पे उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। जब आपने एमसीवी किया और एमसीवी की वैल्यू जो है वो आई आपके पास लेस देन 80, तो आप उसको क्लासीफाई करते हैं एज माइक्रोसिटिक। अगर वो 80 to 100 है तो आप कहते हैं कि दिस इज नॉर्मोसिटिक, और अगर ग्रेटर देन 100 है तो दिस इज मैक्रोसिटिक। अब माइक्रोसिटिक में हमने देख लिया कि उसकी एमसीवी की जो है रेंज है वो लेस देन 80 होती है। फिर उसका काज क्या होता है? मैकेनिज्म कि उसमें हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन नहीं होती है। और काज पे आ जाए तो उसमें हमारे पास दो मैकेनिज्म है, या तो डिफेक्टिव हीम सिंथेसिस, उसमें डिफेक्ट हो जाता है, हीम की सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होती तो उसमें आयरन डिफिशिएंसी और लेड पॉइजनिंग है, और या ग्लोबिन चेन में मसला जाता है तो उसमें ग्लोबिन चेन्स की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और एमसीवी भी कम हो जाता है, जो कि थैलेसीमिया का अंडरलाइंग मैकेनिज्म है। इसी तरह फिर हम उसको देख लेते हैं। अगर आपके पास एमसीवी 80 to 100 है तो ये नॉर्मोसिटिक है। इसमें ये एक तो ये होता है, या तो आपके पास ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है या एरिथ्रोपोइसिस प्रॉपर नहीं होती। और जो अंडरलाइंग एटियोलॉजीज हैं तो एक हमारे पास हीमोलिटिक है, दूसरा है नॉन हीमोलिटिक। अब हीमोलिटिक में हमारे पास फिर जो है टाइप्स आ जाते हैं इंट्रिंसिक डिफेक्ट और एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स। और इसी तरह नॉन हीमोलिटिक में हमारे पास या तो ब्लड लॉस आ जाता है, या एप्लास्टिक एनीमिया आ जाती है, या एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज आ जाता है। फिर इसी तरह हमारे पास जो है वो मैक्रोसिटिक है। तो जब एमसीवी आपके पास ग्रेटर देन 100 हो तो वी कॉल इट मैक्रोसिटिक, और इसका अंडरलाइंग मैकेनिज्म ये है कि न्यूक्लियस की मैच्योरेशन प्रॉपर नहीं होती तो आपके पास डीएनए की सिंथेसिस और डीएनए का रिपेयर जो है वो डिफेक्टिव हो जाता है। फिर मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है और नॉन मेगलोब्लास्टिक है। ये मैक्रोसिटिक की टाइप से ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए सिंथेसिस और रिपेयर के डिफेक्ट की बुनियाद पर। मेगलोब्लास्टिक में these are defected, while in non-megaloblastic डीएनए की सिंथेसिस नॉर्मल होती है। दूसरा ये कि मेगलोब्लास्टिक में हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल होते हैं और नॉन मेगलोब्लास्टिक में हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल नहीं होते। नॉन मेगलोब्लास्टिक के काज लिवर डिजीज, और जो मेगलोब्लास्टिक है तो उसका काज है B12 और फोलेट। अच्छा, अब आयरन डिफिशिएंसी और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज ये भी स्टार्ट में जो है कैन प्रेजेंट एज नॉर्मोसिटिक एनीमिया। फिर बोन मेरो फेलिवर जो है तो वो हमारे पास 3 तरह के माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक, मैक्रोसिटिक, ये तीनों टाइप्स में आ सकता है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं सिवियरिटी ऑफ एनीमिया पे। तो एक हमारे पास है माइल्ड एनीमिया। माइल्ड में आपका एचपी जो है वो ग्रेटर देन 10 to 11 होगा और इसमें यूजुअली एसिम्टोमेटिक होता है। अब ये वेरी करता है ऑन द एज एंड सेक्स, बट यूजुअली वी टेक इट एज ग्रेटर देन 10 to 11। मॉडरेट में आपके पास क्या होता है कि मॉडरेट में आपके पास एचपी जो है वो 7 to 10.9 और क्लिनिकल फीचर में या मे नॉट हो सकते हैं। और जो सीवियर है तो जब आपका एचपी लेस देन 7 to 8 हो
और इसमें पेशेंट जो है वो फीचर्स के साथ भी प्रेजेंट करता है और हीमोडायनामिक कंप्रोमाइज भी अक्सर इसमें होता है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया पे। तो माइक्रोसिटिक एनीमिया में हमारे पास जो है या तो डिफेक्टिव हीम सिंथेसिस है या डिफेक्टिव ग्लोबिन चेन है। तो डिफेक्टिव हीम सिंथेसिस में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन काज है, और इस तरह लेड है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज और सिट्रोप्लास्टिक है। और जो डिफेक्टिव ग्लोबिन चेन है तो उसमें हमारे पास थैलेसीमिया है। अब इसके उसको याद करने के लिए निमोनिक है आयरन लास्ट, तो आयरन से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया आ गया, और लास्ट में एल से लेड, ए से एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, एस से सिट्रोप्लास्टिक और टी से थैलेसीमिया आपने याद कर लेना है। फिर नॉर्मोसिटिक एनीमिया है तो उसमें हमारे पास हीमोलिटिक और नॉन हीमोलिटिक है। हीमोलिटिक में भी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है कि इंट्रिंसिक डिफेक्ट हैं और एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स हैं। इंट्रिंसिक में फिर हीमोग्लोबिन में मसला हुआ, एंजाइम में मसला हो या मेम्ब्रेन्स में मसला हो तो वी क्लासीफाई दिस एज इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स। और जब एक्सट्रिंसिक मसला हुआ ऑटो इम्यून की वजह से हुआ, आपका इम्यून सिस्टम जो है सिंध को अटैक कर रहा है, या माइक्रो एंजियोपैथिक या मैक्रो एंजियोपैथिक या इन्फेक्शन या मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन, तो ये इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स हैं। फिर नॉन हीमोलिटिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया जो है तो उसमें क्या होता है आपके पास, या तो ब्लड लॉस होता है या एप्लास्टिक एनीमिया होती है या एनीमिया ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज। और इस तरह हमने पढ़ा कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज अर्ली फेज में दे कैन आल्सो प्रेजेंट एज नॉर्मोसिटिक, और डाइल्यूशनल एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी भी नॉर्मोसिटिक। फिर मैक्रोसिटिक हम आ जाए तो उसमें मेगलोब्लास्टिक है और नॉन मेगलोब्लास्टिक है। मेगलोब्लास्टिक जो है उसमें हमारे पास बीपीएल फोलेट आ जाता है और इस तरह मेडिकेशन आ जाती हैं, फेनेटाइन सल्फर ड्रग्स ट्राइमेथोप्रिम हाइड्रोक्सीयूरिया मेथोट्रेक्सेट मार्केप्टोप्यूरिन। फेनकोनिनीमिया आ जाता है और ओरोटिक एसिडूरिया। और नॉन मेगलोब्लास्टिक जो है उसमें लीवर अल्कोहल ये मोस्ट कॉमन है। और इसी तरह आपके पास डायमंड ब्लैक फिन माइलोडिस्प्लास्टिक मल्टीपल माइलोमा हाइपोथायराइडिज्म, दीज आर द क्लासिफिकेशन। अच्छा, पेशेंट आपके पास किस तरह प्रेजेंट करेगा, तो यूजुअली प्रेजेंट विद फटीग, वर्सनिंग ऑफ एंजाइना पेक्टोरस और पेलर होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन कंजंक्टिवा और ग्रोथ इंपेयरमेंट होगी क्रोनिक एनीमिया में। इकम्युनिक फीचर अंडरलाइन काज पे डिपेंड करते हैं। आयरन डिफिशियंसी है तो उसमें आपके पास पाई का होगा, करेंग फाराइस डर्ट, ब्रिटल नेल होंगे, एंगुलर चिलाइटिस होगा, एट्रोपिक ग्लोसाइटिस होगा। मेगलोब्लास्टिक में ओरल सोर्स, म्यूकोजल ब्लीडिंग, पेरेस्थीजिया, एटेक्सिया, ये यूजुअली B12 में होते हैं, फोलेट में नहीं होते। क्लिनिकल फीचर ऑफ हिमोलिसिस होंगे, साइंस ऑफ हेमरेज होंगे आपके पास, फीचर्स ऑफ हाइपरडायनामिक स्टेट होगा, बाउंडिंग पल्सेस, टेकिकार्डिया, पल्पिटेशन, फ्लो मर्मर, पल्सटाइल साउंड इन द एयर और पॉसिबली हार्ट फेलियर, एनीमिया इंड्यूस हार्ट फेलियर भी आपके पास हो सकता है। फिर फीचर ऑफ एक्स्ट्रा मेडुलर हेमाटोपोइसिस जो हैं वो सर्टन कंडीशन में होती हैं, लाइक थैलेसीमिया, माइलोफाइब्रोसिस, तो उसमें आपके पास हेपेटोस्प्लीनोमेगाली होगा और वाइडनिंग ऑफ डिप्लॉइड स्पेसेस ऑफ द स्कल, पैरावर्टेब्रल मास, टेकिकार्डिया और पल्स प्रेशर, दीज आर द अर्ली साइंस ऑफ हेमोडायनामिकली रेलेवेंट ब्लड लॉस। डायग्नोसिस पे आ जाते हैं तो सीबीसी हमने कर लिया, हमें पता चल गया कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। हमने एमसीवी चेक किया तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है डायग्नोसिस। तो एमसीवी लेस देन 80 था तो माइक्रोसिटिक आ गया। अब उसके बाद आपने क्या चेक करना है, आयरन स्टडीज। उसमें आप सबसे पहले फेरेटिन चेक करते हैं, फेरेटिन डिक्रीज होगा या आपके पास जो है नॉर्मल या इंक्रीज भी हो सकता है। फेरेटिन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में यूजुअली फेरेटिन कम होता है, लेकिन नॉर्मल या इंक्रीज भी हो सकता है क्योंकि फेरेटिन एक्यूट फेज रिएक्टेड है और अंडरलाइंग इन्फेक्शन की वजह से फेरेटिन एलिवेटेड भी हो सकता है। फिर आपने देखना है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी को, अगर वो इंक्रीज है तो इट मीन दिस इज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, लेकिन अगर वो कम है तो दिस इज एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। सीरम आयरन जो है वो दोनों में कम होता है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में। फिर पेरिफेरल ब्लड्स में रेटिक काउंट और RDW रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ, ये यूजुअली नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन हम फिर भी जब अगर आपकी वो फाइंडिंग नॉन स्पेसिफिक हो तो उसमें हम कर लेते हैं। अच्छा, पेरिफेरल ब्लड्स में और फाइंडिंग में सजेस्ट स्पेसिफिक इटियोलॉजी, तो उससे भी आपको पता चल जाता है। रेटिक काउंट आप चेक करते हैं, अगर लेस देन 2% है तो ये आपके पास आयरन हो सकता है, थैलेसीमिया ट्रेट हो सकता है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, सेटोप्लास्टिक और लेड पॉइजनिंग, ये सारे हो सकते हैं। लेकिन अगर ग्रेटर देन 2% है तो देन यू गो फॉर द थैलेसीमिया मेजर। RDW जो है वो आपका आयरन डिफिशियंसी और सेटोप्लास्टिक में रिलेटेड होता है। और इस तरह मेंडजर इंडेक्स है जो MCV और RBC काउंट का रेश होता है, जो ग्रेटर देन 13 होगा तो वी यूजुअली कॉल इट इज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, और अगर लेस देन 13 है तो थैलेसीमिया। फिर भी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है नॉर्मल
आपके पास सीरम आयरन लेवल, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी और ट्रांसपेरेंट सैचुरेशन ये नॉर्मल हो या एलिवेटेड हो तो वी गो फॉर एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस। नॉर्मल HbA2 तो सिट्रोब्लास्टिक या अल्फा थैलेसीमिया ट्रेड हो सकता है। अगर ये एलिवेटेड है तो यह आपने याद करना है कि बीटा थैलेसीमिया में HbA2 का लेवल इंक्रीज होता है। इसी तरह बोन मेरो बायोप्सी हम कब करते हैं, जब रिंग सिट्रोब्लास्ट आपको मिल जाए पेरिफेरल स्मीयर पे, या अनएक्सप्लेन्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकोसाइटोपेनिया, पेनसाइटोपेनिया हो, या न्यूमरस इमेच्योर फॉर्म ऑफ सेल ऑन CBC एंड आर पेरिफेरल स्मीयर। तो जब आपके पास ब्लास्ट्स आ जाएं तो फिर आप बायोप्सी भी कर लेते हैं बोन मेरो की। और सीरम लेड लेवल भी हम चेक कर लेते हैं। जब आपके पास बेसोफिलिक स्टिपलिंग हो तो गो फॉर लेड लेवल, क्योंकि वो लेड पॉइजनिंग में हमें मिलती है। इसी तरह फिर हम अगर इस पे आ जाएं, आयरन डिफिशिएंसी में आपके पास जो है वो माइक्रोसिटिक माइक्रोसिटिक एनीमिया में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया पे आ जाएं तो उसमें आयरन का लेवल एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज और आयरन डिफिशिएंसी दोनों में कम होगा। फेरेटिन यहाँ पर अपोजिट है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में फेरेटिन कम होगा, लेकिन एनीमिया ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज में फेरेटिन आपके पास एलिवेटेड होगा। इसी तरह ट्रांसपेरेंट सिचुएशन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में कम होगी, और इसमें नॉर्मल भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। ट्रांसपेरेंट टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ये मेन पॉइंट है यहाँ पर कि ये उसमें एलिवेटेड होता है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में, और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में ये कम होता है। इसी तरह रेटिक काउंट दोनों में कम होता है, और RAW जो है वो इसमें एलिवेटेड होता है आयरन डिफिशिएंसी में। थैलेसीमिया पे आ जाएं तो इसमें ये तो सारे पैरामीटर या तो नॉर्मल होते हैं या एलिवेटेड होते हैं, लेकिन उसमें रेटिक काउंट आपका एलिवेटेड होता है। सिट्रोब्लास्टिक पे आ जाएं तो उसमें भी आपके पास ये सारे पैरामीटर जो हैं वो यूजुअली एलिवेटेड होते हैं, लेकिन उसमें टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है आपके पास कम होती है, और आयरन डिफिशिएंसी में ये आपके पास एलिवेटेड होती है। इसी तरह जो रेटिक काउंट है तो वो भी इसमें कम होता है, और रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ आयरन डिफिशिएंसी और सिट्रोब्लास्टिक दोनों में एलिवेटेड होता है। अच्छा, प्रेगनेंसी वाला है तो प्रेगनेंसी में तो आपके पास जो है वो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी एलिवेटेड होती है, और इसी तरह ट्रांसफेरेंट का सिचुएशन जो है वो कम होती है, और बाकी इसमें RAW भी इसमें नॉर्मल होता है। अच्छा, आयरन डिफिशिएंसी एंड थैलेसीमिया जो है वो मोस्ट कॉमन काजेज हैं ऑफ माइक्रोसिटिक एनीमिया। बेसोफिलिक स्टिपलिंग एंड पेरिफेरल स्मीयर जो है या तो आपके पास लेड पॉइजनिंग को शो करता है या सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया को, बिकॉज रिंग सिट्रोब्लास्ट आर नॉट टिपिकली सीन इन लेड। अब बेसोफिलिक स्टिपलिंग दोनों में होती है, लेकिन रिंग सिट्रोब्लास्ट सिट्रोप्लास्टिक में होते हैं, तो ये दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है। अच्छा, while decreased ferritin confirm the diagnosis of iron deficiency anemia, elevated serum ferritin does not rule it out। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर फेरेटिन का लेवल इंक्रीज है तो दिस इज नॉट माइक्रोसिटिक एनीमिया। अच्छा, मैक्रोसिटिक पे आ जाएं तो उसमें MCV जो है वो ग्रेटर देन 100 होगा। पेरिफेरल स्मीयर इसमें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होता है। माइक्रोसिटिक में हम आयरन स्टडीज करते हैं फेरेटिन, और इसमें हम जो है पेरिफेरल स्मीयर को देखते हैं फॉर मैक्रोसिटिक। अगर हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल हो ग्रेटर देन 5 लोब तो मेगालोब्लास्टिक है, नो हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल तो नॉन मेगालोब्लास्टिक है। अब फर्दर हम B12 और फोलेट का लेवल चेक करते हैं, जो पेशेंट में ग्लोब्लास्टिक चेंजेस हों पेशेंट के पेरिफेरल स्मीयर पर, उसमें B12 का लेवल लेस देन 200 पिकोग्राम पर ml और फोलेट का लेवल लेस देन 2 नैनोग्राम। फिर हम होमोसिस्टीन और मिथाइल मैलोनिक एसिड का लेवल चेक करते हैं, जिनमें B12 और फोलेट का लेवल बॉर्डर लाइन पे हो। तो फोलेट में सिर्फ होमोसिस्टीन एलिवेटेड होता है, और B12 में बोथ मिथाइल मैलोनिक एसिड एंड होमोसिस्टीन दीज आर एलिवेटेड। बोन मेरो बायोप्सी हमने पढ़ा कि हम किन कंडीशन में करते हैं, जब नॉर्मल B12 और फोलेट हो, और नॉर्मल मिथाइल मैलोनिक होमोसिस्टीन लेवल हो, और अनएक्सप्लेन्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकोसाइटोपेनिया, पेनसाइटोपेनिया हो, या इमेच्योर फॉर्म ऑफ सेल्स हो ऑन CBC एंड पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। एडिशनल हम ओरोटिक एसिड का लेवल फॉर ओरोटिक एसिडोरिया भी चेक कर लेते हैं। तो मोस्ट कॉमन काज मैक्रोसाइटिक एनीमिया का है क्रॉनिक अल्कोहल, B12 और फोलेट। फिर हम आ जाते हैं नॉन मेगालोब्लास्टिक पे, तो उसमें हम रेटिक काउंट को चेक करते हैं। ऑल पेशेंट विद नॉन मेगालोब्लास्टिक मैक्रोसाइटिक टूलेट फॉर बोन मेरो रिस्पॉन्स, अगर नॉर्मल या लो रेटिक काउंट है लेस देन 2 तो इट मीन की काज इज अल्कोहल, और TSH को भी हम चेक करते हैं, और हेपेटिक पैनल के हम चेक करते हैं। तो ये तीनों आपके काज हो सकते हैं, और अगर ग्रेटर देन 2% है तो फिर हम एक्यूट और क्रोनिक ब्लड लॉस या चेक फॉर साइंस ऑफ हिमोलिसिस। हिमोलिसिस में क्या होता है
डिक्रीज हीमोग्लोबिन